कि उड़ान तो वो है जो पंखों की मोहताज नहीं होती, मंच श्रोता शोहरत की तलबगार नहीं होती, तैरना तक सिखा देती है चीजें वीसा, डूबते सिर्फ वो है जिनमें जीने की चाह नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट पेपर 3 यानी अर्थशास्त्र विषय का मॉडल सेट पेपर 3 सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोग का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर ही जो है ये वीडियो लाया जा रहा है और इकोनॉमिक्स का एक सीरीज चल रहा है चैप्टर वाइज। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज अपना एक लाइक और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि आप लोग का इंस्ट्रक्शन जो दिया गया आप लोग को ऑलरेडी उसके बारे में जानकारी है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग बिना वीडियो को देरी करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग को एक्सप्लेन करते हुए बताते चलते हैं। आप लोग साथ में पेन एंड पेपर के साथ नोट करते चलिएगा क्योंकि समय काफी कम है और एक एक समय आपके लिए मूल्यवान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि खंड अ में जो है आप लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और जिसमें आप लोग को टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से केवल आपको 5 ही प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है, और एक वाक्य में आंसर को देना है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग को ध्यान से हर एक क्वेश्चन का आंसर्स को देना है, ठीक है। जिन्होंने मेरे वीडियोस का कंटिन्यू सीरीज को देखा है, प्लेलिस्ट में आप लोग का इकोनॉमिक्स का डाला हुआ है, आप लोग जाके एक एक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आप लोग को 90+ स्कोर करना है, ठीक है। इंग्लिश का भी डाला हुआ है और आप लोग का डिमांड रहा तो जियोग्राफी का कंटिन्यू सीरीज अब आने वाला है आप लोग के डिमांड पर। तो जिनका जियोग्राफी का पॉलिटिकल साइंस का जरूरत है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और कॉमर्स के भी स्टूडेंट जिनका जो भी विषय में प्रॉब्लम होती है वो भी नीचे बता सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे आर्ट्स और कॉमर्स के, उनको मालूम है कि उनके द्वारा जो भी सब्जेक्ट्स रखे गए उनका कंप्लीट बताया गया था और साइंस स्ट्रीम के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चैनल से हेल्प हुआ था इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। हु इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को जाना जाता है, ठीक है। इनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है जिसका आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इनके द्वारा जो है कौन सा पुस्तक लिखा गया आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत सबको अधिकतर स्टूडेंट्स को मालूम होगा, ठीक है। इस पर मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है इकोनॉमिक्स को लेकर, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं क्या बोला गया है। राष्ट्र आय मापने की 3 विधियों का नाम लिखिए। नेम द 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो राष्ट्र आय मापने की 3 विधियां आप सभी को मालूम होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आप लोग का एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला है आय विधि, यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनकम मेथड। दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि, इसी को हम जो है उत्पाद विधि भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। और इसको जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू एडिशन मेथड कहते हैं, ठीक है। और इसको ही प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो इससे दोस्तों इन तीनों मेथड से जो है आप लोग का एग्जाम में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने पहला वीडियोस नहीं देखा है, पिछला वीडियोस आप लोग जाके देख लीजिएगा, डिटेल से मैंने इसको एक्सप्लेन करके आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं क्या पूछा गया। आय के चक्रीय प्रवाह में अंतक्षेपण या भरण क्या है, ठीक है। व्हाट इज इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो भरण आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश है। यह चक्रीय प्रवाह के आकार को क्या करता है दोस्तों, याद रखिएगा, बढ़ा देता है, ठीक है। इंजेक्शन इज इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका आंसर लिखना है। दोस्तों एक ही वाक्य में आपको आंसर को देना है, इसलिए ज्यादा लंबा लिखना नहीं है आपका खंड अ में, ठीक है। जितना बोला जाएगा उतना ही लिखना है, उससे अधिक ना तो उससे अधिक ना तो उससे कम, ठीक है। 1-2 लाइन अगर आप लोग इंक्रीज हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग का आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। मुद्रा की परिभाषा दीजिए, डिफाइन मनी, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि मुद्रा क्या है, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे हैं तो किस शब्द में लिखे कि हमें मार्क्स पूरा मिल जाए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लिखना है, मुद्रा। इससे अभिप्राय है कि कोई ऐसी वस्तु जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है, ठीक है, जिसका आप स्वतंत्र रूप से हम सभी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और तथा जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में यानी एक्सचेंज, उसको देने से हमको क्या मिलता है, सामान मिलता है, ठीक है। तो विनिमय के माध्यम के रूप में अथवा लेखी की इकाई के रूप में सामान्यतः स्वीकृत किया जाता है, ठीक है।
अगर 100 रुपए का अगर आप नोट ले जाते हैं तो 100 रुपए का वैल्यू 100 रुपए रहेगा, ठीक है। इंडिया में आप कहीं भी जाए तो 100 रुपए का वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है। आप 100 रुपए का सामान धनबाद में जो खरीदिएगा, दूसरा जगह भी ले जाइएगा तो 100 रुपए का वैल्यू 100 रुपए ही रहेगा, ठीक है। यानी वो हर जगह 100 रुपए है तो 100 रुपए ही स्वीकृत किया जाता है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो है धनबाद में आपका 100 रुपए का वैल्यू है तो आप गिरिडीह चले गए तो आपको वहां पे 200 रुपए का वो वैल्यू हो जाएगा, फिर आप बोकारो गए तो वहां आपका 300 रुपए का वैल्यू हो जाएगा। ऐसा चीज नहीं है, जिसका क्या है सभी जगह सामान्यतः समान स्वीकृति प्राप्त होता है, ठीक है। जो क्वांटिटी है वही आपका क्वांटिटी वहां पे वैलिड होता है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है क्या लिखेंगे, मनी मीन्स एनी कमोडिटी विच इज फ्रीली यूज्ड एंड which is generally accepted as a medium of exchange or as a unit of account, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आंसर आप लोग का मुद्रा को लेकर, और मुद्रा के उपयोग का भी जो है आप लोग को ऑलरेडी जो है मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ सब्जेक्टिव वाला। जिन्होंने इकोनॉमिक्स का सेट 1 और सेट 2 मॉडल पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेट 2 का जो है ऑब्जेक्टिव का आप लोग को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, प्लीज जाके वहां से आप लोग देख लीजिएगा। वहां पे भी बहुत सारे हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है, स्वायत्त उपभोग को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। तो स्वायत्त उपभोग के बारे में दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसको आप लोग को एक वाक्य में आप लोग कैसे आंसर को लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, डिफाइन ऑटोनोमस कंजप्शन के बारे में पूछा गया है। तो स्वायत्त उपभोग क्या होता है, स्वायत्त उपभोग इसे जो है उपभोग व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, लिखना है आपको, उपभोग व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जब आय क्या हो जाता है, जब आपका इनकम शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होगा, ऑटोनोमस कंजप्शन इट इज डिफाइंड एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज जीरो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप लोग को सेक्शन ए से, खंड अ से आप लोग को 5 ही आंसर देना है, लेकिन मैं सभी बता दे रहा हूं। तो पूछा क्या गया, पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल रिसीव्ड, ठीक है। तो पूंजीगत प्राप्ति, यह प्राप्ति या तो दायित्व को क्या करती है, उत्पन्न करती है, अथवा संपत्तियों में क्या कर देती है, कमी करती है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, कैपिटल रिसीव्स, द रिसीव्स आइदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, ठीक है। दायित्व को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और रिड्यूसेस एसेट्स, ठीक है। और संपत्तियों में क्या करती है, कमी करती है, ठीक है। दोस्तों खंड अ का जो है लास्ट क्वेश्चन यहां पे आप देख सकते हैं, आयात की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट, ठीक है। तो आयात होता है और एक होता है निर्यात दोस्तों। तो आयात के बारे में क्या लिखा गया यहां पे देख सकते हैं, आयात विदेशी उत्पादों की खरीद। जब हमारे देश में कोई सामान की कमी होती है तो खास करके आप जानते हैं कि इंडिया जो है फॉरेन से क्या खरीदते हैं, विदेशों से कच्चे माल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसे मैन्युफैक्चर करके जो है प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जब हमारे देश में किसी वस्तु की कमी होती है तो हम दूसरे देशों से वो सामान खरीदते हैं, वो सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं। और जब उन्हें अपने देश में ले आते हैं तो उसे हम कहते हैं आयात, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है आयात जो है विदेशी उत्पादों की खरीद और उन्हें अपने देशों में लाना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंपोर्ट इज परचेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट एंड ब्रिंगिंग देम इनटू ऑन्स होम कंट्री, ठीक है। ये आप लोग आंसर को लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा कि आयात से आप क्या समझते हैं। ये क्लियर हो गया तो आप बताइए कि निर्यात से आप क्या समझते हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर याद है। दोस्तों अभी हमने खंड आ डिस्कस कर लिया, अब दोस्तों हम लोग खंड ब देखने वाले हैं जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो इसमें से केवल आपको 5 ही क्वेश्चंस का आंसर को देना है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग का आंसर थोड़ा जो है शॉर्ट आंसर टाइप में आप लोग का थोड़ा आंसर्स को बढ़ा के लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर को, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछा गया है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक बाह्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, इसका तात्पर्य घरेलू देश का शेष विश्व के साथ आर्थिक लेन देन से है। इस क्षेत्र का कार्य विश्व के अन्य देशों से व्यापार करना, विश्व के अन्य देशों से हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। आयात निर्यात तथा विभिन्न देशों के बीच पूंजी का निर्वाह करना है। बाह्य क्षेत्र को जो है माल और सेवाओं के निर्यात के लिए फार्मों, घरों और सरकार से राजस्व प्राप्त होती है, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल सेक्टर पे जो है इस चीज पर काम करते हैं तो कहां से हमें प्राप्त होती है, तो यहां पे देख सकते हैं बाह्य क्षेत्र को माल और सेवाओं के निर्यात के लिए फार्मों, घरों और सरकार से जो है क्या होता है, राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है।
इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में आंसर को लिखा गया है। तो इकोनॉमिक एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है? इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन टू द होम कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द फंक्शन ऑफ दिस सेक्टर इज टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड फ्लो ऑफ capital between different countries. The external sector receives the revenue from the farms, household and the government for the export of goods and services. ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके आर्ट्स कॉमर्स और साइंस सिस्टम के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? व्यापार अधिक्य और व्यापार घाटा में क्या अंतर है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा व्यापार अधिक्य सबसे पहले। तो व्यापार अधिक्य यानी दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट वाले इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट को इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया होगा। ठीक है, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट के बारे में। ठीक है, वो लोग बीएसटी और अकाउंट्स में जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट इसको ध्यान से सुनिएगा। व्यापार अधिक्य, व्यापार अधिक्य उस स्थिति को संदर्भित करता है जिनमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किसी देश की वस्तु और सेवाओं के आयात से अधिक हो जाता है। जब, क्या याद रखिएगा, जिसमें वस्तु और सेवाओं का निर्यात किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के आयात से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो उसे व्यापार अधिक्य कहते हैं। याद रखिएगा, अगर वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात जो है अगर वस्तुओं और सेवाओं का आयात से अधिक होता है तो उसको व्यापार अधिक्य कहते हैं, ट्रेड सरप्लस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखा गया है? ट्रेड सरप्लस refers to the situation in which the export of goods and services exceeds the import of goods and services of a country। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं व्यापार घाटा। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है दोस्तों? व्यापार घाटा उस स्थिति को संदर्भित करता है, ठीक इसका उल्टा दोस्तों, व्यापार घाटा उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वस्तु और सेवाओं का निर्यात, अब क्या लिखा गया? पहले लिखा गया था निर्यात जो है किसी देश की वस्तु और सेवाओं के आयात से क्या होता है? कम होता है। यहां अधिक हो जाता है और यहां क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ट्रेड डेफिसिट रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉल्स शॉर्ट ऑफ द इंपोर्ट्स एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट होती है, कोई क्वेरीज होती है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके हमें मैसेज करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, और किस किस सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग विजिट कर लीजिएगा, वहां पे इंपॉर्टेंट जो है आप लोग का पीडीएफ से नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? पूंजीगत वस्तु की धारणा को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स विद एग्जांपल। तो आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों? पूंजीगत वस्तु को अचल या मूर्त संपत्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है जो एक व्यवसाय द्वारा तैयार उत्पादों या उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए खरीदी जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है इसके साथ ही दोस्तों, ये टिकाऊ होते हैं। ये वस्तु क्या होते हैं? जो पूंजीगत वस्तुएं होती है वो टिकाऊ होते हैं और जल्दी ऐसे वस्तुएं खराब नहीं होते। इसका उपयोग पूंजी निर्माण और उत्पादन की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो पूंजीगत वस्तु में क्या आ जाता है दोस्तों? जो चीजें खराब नहीं होती जल्दी, जैसे अगर आप घर बना देते, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो क्या वो 3-4 दिन में खराब होती है या महीने में या साल में? ठीक है, वो दोस्तों उसका एक लाइफ टाइम होता है। जो आप घर में रहते हो दोस्तों, वो कितने सालों से बना हुआ है, हो सकता है आपके दादाजी ने बनाया हो सकता है आपके पिताजी ने बनाया हो, तो काफी बचपन से आपको वो घर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों क्या वो जल्दी खराब होने वाली चीज है? नहीं है। ठीक है, दूसरा है जो मशीनरी, बहुत सारे मशीनरी घर में जो किसान हल चलाते हैं, तो उसके बाद जो क्रेशर मशीन होता है आप जानते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मशीन्स होते हैं जिसका आप लोग दैनिक उपभोग करते हैं, या आप लोग देखे होंगे जो फैक्ट्रीज वगैरह मशीन्स लगे होते हैं, क्या वो लोग डेली खरीदते हैं, बेचते हैं? ऐसा नहीं है। सब्जी नहीं है दोस्तों कि वो एक दिन में या एक सप्ताह में वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, वो दोस्तों ऐसे पूंजीगत वस्तु ऐसी चीज होती है जो काफी लंबे समय के लिए होती है और टिकाऊ होती है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद उपकरण आ जाएगा। फिर गाड़ी एक बार खरीदने से क्या आप महीने में गाड़ी चेंज करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी खराब हो जाता है महीना में? ऐसा चीज नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये सब टिकाऊ चीजें हैं, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूंजीगत वस्तु के बारे में आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। एकदम आसान भाषा में लिखा गया, इसको आप अपने शब्दों में बना के एग्जाम में लिख सकते हैं, और आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? कैपिटल गुड्स आर रिफर्ड
टू एज अ फिक्स और टैंजिबल एसेट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मालूम होगा ये, दैट आर purchased by a business to produce finished products or consumer goods. These are ड्यूरेबल एंड डू नॉट जो है ये क्विकली जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आप कह सकते हैं आप लोग डेप्रिशिएट जो कि आप लोग वर्ड यूज करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट, ये जल्दी जो है आप लोग का खराब नहीं होता है, ठीक है। इट इज यूज टू डिटरमाइनिंग कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, और इन सब वस्तुओं का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी उत्पादन और प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो लोग हैं खाली बिल्डिंग्स वगैरह रहता है तो वो किराए पे अपने मकान को दे देते हैं, जिसके वजह से उन्हें किराया मिलता है, रेंट मिलता है, ठीक है। बहुत सारे मशीन्स होते हैं जिसका उपभोग करके वो नए नए वस्तुओं को बनाते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को वो बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, बिल्डिंग्स हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, व्हीकल्स हो गया, टूल्स हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने जो है आप लोग को पहले भी कराया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आप लोग का, ठीक है। आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसको स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिएगा या टेलीग्राम में पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, प्रत्याशित उपभोग या यथार्थ उपभोग में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटी कंजम्पशन एंड पोस्ट कंजम्पशन, ठीक है। ये बहुत कम किसी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता रहता है, ये एग्जाम में जानबूझ के दे भी दिया जाता है इसीलिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रत्याशित उपभोग से तात्पर्य एक अवधि के दौरान किए जाने वाले नियोजित उपभोग वैसे है। क्या है दोस्तों, एक अवधि के दौरान याद रखिएगा किए जाने वाले नियोजित उपभोग वैसे है, ठीक है। ये हो कहलाएगा प्रत्याशित उपभोग, यानी ऑटोनोमस कंजप्शन इज डिफाइंड एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज जीरो। ये ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यथार्थ उपभोग क्या है, यथार्थ उपभोग वह उपभोग है जो इस रूप में व्यक्त की जाती है कि लोग ने अपने वास्तव में उस अवधि में क्या उपभोग किया था, ठीक है। ये तो जो ऑटोनोमस वाला बताया है कि जब आप लोग का क्या हो जाता है, इनकम इज जीरो होता है, लेकिन इसमें ये जो यथार्थ उपभोग है दोस्तों, ये क्या बताता है कि लोग ने वास्तव में उस अवधि में क्या उपभोग किया है, ठीक है। और यहां था एक अवधि के दौरान किए जाने वाले नियोजित उपभोग वैसे, और यहां पे आप देख रहे हैं क्या कि लोगों ने वास्तव में रियल में जो है उस अवधि के दौरान क्या उपभोग किया था। तो यही बेसिकली डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो इसको लिख दीजिएगा, कैपिटल रिसीव्स दैट रिसीव्स क्रिएट आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, सेम बात है, ये क्वेश्चन में घुमा के पूछ दिया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, सार्वजनिक वस्तु क्या है, यह निजी वस्तु से किस प्रकार भिन्न है, व्हाट इज पब्लिक गुड्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट गुड्स, ठीक है। तो सार्वजनिक क्या है आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, आप लोग मंदिर वगैरह तो देखे ही होंगे दोस्तों, सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, श्री श्री सार्वजनिक या स्थल, पूजा स्थल, तो ये सब आप जानते हैं कि जो सभी लोगों के लिए जो उपभोग करने के लिए होते हैं वो सार्वजनिक होती है सामान्य भाषा में। लेकिन आप लोग जो है अगर इस तरह से एग्जाम में लिख के आएंगे तो इकोनॉमिक्स में वैसे मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग जो है अप्रोप्रिएट आंसर को लिखिएगा, उन अपने शब्दों के साथ साथ दोस्तों जो आंसर सही हो ढंग से उसको लिखिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। कभी कभी ये दोस्तों आप लोगों को 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर, सार्वजनिक वस्तु से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो सभी के उपभोग के लिए उपलब्ध है और एक व्यक्ति द्वारा इसका उपभोग या उपयोग दूसरे के लिए उपलब्धता को कम या समाप्त नहीं करता है, ठीक है। तो पब्लिक बस स्टैंड के एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप वहां पे गए तो क्या आपको कोई रोक टोक कर सकता है वहां पे कि आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, ये स्टैंड मेरा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक उपभोग कर लिया तो दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता समाप्त नहीं होती है, ठीक है, वो सभी के लिए बराबर होती है। तो ये सरकार द्वारा या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और बहुत सारे सोसाइटीज जो होते हैं उनके द्वारा भी ये प्रोवाइड किया जाता है, सोसाइटी हो गया, एनजीओ के द्वारा ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण जो है आप ले सकते हैं, जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं वहां क्या किसी स्टूडेंट को किसी जात पात भेदभाव ऐसा देखने को मिलता है, सभी कास्ट के लोग समुदाय के लोग एक साथ मिलके भाईचारा के रूप में एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है किसी को शिक्षा एक खुद मंदिर होता है जहां किसी का जात पात नहीं किया जाता है, यानी सभी के लिए वो एक सार्वजनिक है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि आप सभी वहां पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और देश के लिए आप प्रगति के लिए बेहतर
आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी हर एक स्कूल कॉलेज से अभी क्या है कि हर एक स्कूल कॉलेज से कलाम और एक स्वामी विवेकानंद निकलना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आप देख सकते हैं बुनियादी ढांचे, प्रकाश स्तंभ। ठीक है, फिर आपका बाढ़ नियंत्रण प्रणाली, ताजी हवा, हवा लेना किसको अधिकार में है। ठीक है, तो हवा लेना, आप जिस हवा को ले रहे हैं हम भी उसी खुली हवा को ले रहे हैं। ठीक है, ये कोई धर्म का बात नहीं है कि यहाँ पे जो है इस धर्म के लोग को ज़्यादा हवा मिलेगा और इस धर्म के लोगों को ज़्यादा हवा मिलेगी। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, सभी को जो है जो शुद्ध हवा है, खुली हवा है, वो सभी के लिए जो है हमारे ईश्वर ने प्रदान किया हुआ है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा, फिर दोस्तों बात करें हम लोग आधिकारिक सांख्यिकी आदि। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका उपभोग सभी कोई कर सकते हैं और कोई एक उपभोग करने पर दूसरी की उपयोगिता कम कभी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच अंतर करने का बात किया गया है। सबसे पहले तो आपको सार्वजनिक वस्तु के बारे में बता दिया गया जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों अब जो है पूछा गया कि निजी वस्तु से यह किस प्रकार भिन्न है। अब दोनों में अंतर पूछा गया, तो दोनों का अंतर को देख लेते हैं। तो दोनों में क्या अंतर लिखेंगे, सिंपल भाषा में अभी हमने पढ़ा कि सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग सामूहिक तौर पर किया जाता है, जबकि निजी वस्तुओं का उपभोग निजी तौर पर किया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट। ठीक है, निजी का मतलब तो जानते हैं ना कि निजी का मतलब क्या है कि आप क्या अपने घर में सभी लोगों को, पूरा दुनिया के लोगों को आप जो है क्या एक टाइम के लिए रुकने दे सकते हैं। ठीक है, आपने मेहमान आस पड़ोस के लोगों को क्या आप हर वक्त दे सकते हैं निजी सामान का उपभोग करने के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जबकि सार्वजनिक जो सामान होते हैं उसका उपभोग सभी करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सार्वजनिक वस्तुओं का उद्देश्य सामाजिक एवं सामाजिक कल्याण तथा उपभोग पूर्ति करना है। तो सामाजिक जो चीज़ रहेगा वो समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, समाज के लोगों के वो जो उपभोग है उसकी पूर्ति है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। जबकि निजी वस्तुओं का उद्देश्य क्या होता है, निजी कल्याण, अपने कल्याण के लिए और उसकी पूर्ति करने तक ही इसका जो है उद्देश्य सीमित रहता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे आप लोग का आंसर में लिख देना है, अपने भाषा में लिखना है लेकिन सटीक लिखना है। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसी तरह से आप लोग जो है दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा और अपने देश के प्रगति में हम लोग आगे और अच्छा कर सके, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों जो चीज़ मैंने हिंदी में बताया उसका यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप लोग उसे अपने ऑन वर्ड्स पे लिख दीजिएगा। तो आप लोग पता चल चुका है पब्लिक जो गुड्स होते हैं उस पर क्या आ जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, लाइट हाउस होगा, फ्लड कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा आप लोग का, फ्रेश एयर, नेशनल सिक्योरिटी, अदर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा होगा। इन दोनों का जो डिफ्रेंशिएट है वो भी मैंने बता दिया, आप लोग इसको नोट करके लिख लीजिए और अच्छे से याद करके रखिएगा ताकि आप एग्जाम में अपने शब्दों में लिख सके। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले कर लीजिएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप लोगों को टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम खत्म हो रहा है एक दिन के बाद ही इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का तैयारी साथ साथ करते जाइए वरना आप लोग बाद में पछताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का तैयारी धुआंधार रूप से आप लोग करते जाइए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाते जाइए। दोस्तों खंड ब का जो है लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन बी जो है इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट आर इट्स टाइप्स। ठीक है, तो व्यापार शेष के बारे में पूछा गया है। तो व्यापार शेष ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है, कई साल से रिपीटेड क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में भी दिया गया था। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद नहीं करना, समझ रहिएगा, अभी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक बार में हो जाएगा। आप लोग पेन एंड पेपर में इसको साथ साथ मेरे नोट कीजिए। ठीक है, तो व्यापार संतुलन क्या होता है, इसका सिंपल भाषा में लोग आंसर लिखना है, लंबा चौड़ा नहीं, सटीक लिखिए, अच्छे से लिखिए, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, यानी इसको हम एग्जाम में जो है दोस्तों आप लोगों का कभी कभी ये डायरेक्ट व्हाट इज BOT करके भी दे देता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्ट में BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी टाइप में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो व्यापार शेष जो है व्यावसायिक शेष है, यह एक वर्ष के दौरान जो है शेष विश्व से होने वाली व्यापारिक सौदों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। किससे, शेष विश्व के जो है आप देख रहे हैं एक वर्ष के दौरान शेष विश्व से होने वाले व्यापारिक सौदों को स्पष्ट रूप से क्या करता है, दिखाता है। इसका तात्पर्य वस्तुओं के आयात और निर्यात में अंतर से है। जहां आयात और निर्यात में अंतर का बात होगा तो समझ जाइएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड का बात हो रहा है। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड को शॉर्ट में क्या कहते हैं, BOT। क्या कहते हैं, BOT। इसका फुल फॉर्म में क्या होगा, VX और -VM। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आयात और निर्यात में अंतर। ठीक है, तो ये VX क्या है दोस्तों,
इसी Vx को जो हम डिनोट करते हैं, जहां V का मतलब हो गया जो Vx है दोस्तों, यहाँ पे x होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, ये जो V देख रहे हैं यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखिएगा Vx है, ठीक है। तो ये Vx क्या बताता है दोस्तों, निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लास 10 में आप लोग पढ़े हैं ना कि किसी भी इक्वेशन रहता था उसका कोई मतलब होता था, ठीक है। उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी शॉर्ट इक्वेशन का कोई मतलब होता है, उसको आप लोग लिखना है। V का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में भी बताया जाएगा यहाँ पे, Vx का मतलब हो गया निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य। और यहाँ पे दोस्तों Vm, स्मॉल m का मतलब हो गया, यहाँ पे टाइप में थोड़ा ये हुआ तो इसको लिख लीजिएगा। Vm का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो Vm है इसका मतलब है आयात की गई वस्तु का मूल्य, यानी निर्यात की गई वस्तु के मूल्य से, ठीक है, क्या दोस्तों, निर्यात की गई मूल्य का वस्तु से आयात की मूल्य को क्या करते हैं, हम घटाते हैं, तो मेरा जो है क्या निकलता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड निकलता है, BOT निकलता है। इसी को हम हिंदी में कहते हैं व्यापार संतुलन, ठीक है। चलिए इंग्लिश में भी इसका आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में आंसर को देख सकते हैं, क्या लिखा गया है, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, द ट्रेड बैलेंस इज बिजनेस बैलेंस, इट क्लियरली शोज trade deals with the rest of the world during year. It refers the difference between import and export of goods, ठीक है। VOT इक्वल्स टू, ये मैंने बता दिया है यहाँ पे आप लोग को, क्या होगा, Vx माइनस Vm, वेयर Vx जो है आपको क्या बताता है, वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ एक्सपोर्टेड, और Vm क्या बताता है, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे Vx है ये, ठीक है, और ये Vm है, इसका मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों ये खंड अ और खंड ब, ठीक है, यानी ए और सेक्शन बी आप लोग कंप्लीट बता दिया गया। आप दोस्तों जो है आप लोग का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस का एक वीडियो आने वाला है दोस्तों। तो आप लोग दिल थाम के रहिएगा, जिनको जिनको चाहिए नीचे कमेंट कीजिएगा, किस किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अगर इस वीडियो में 600 प्लस लाइक्स देखने को मिलता है तो दोस्तों तय मानिए इसके बाद इकोनॉमिक्स का और एक जो है धुआंधार वीडियो आप लोग के लिए आने वाला है। जितना ज्यादा आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।